अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज उमैर खान फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो जब सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एसी सोर्स जो है उसके वोल्टेज और करंट में क्या वेरिएशन आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम को कि जब हम एसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो हमारे पास सर्किट डायग्राम क्या होगी। तो यहां पर आप देखें कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों को सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब सीरीज में आपको पता है कि करंट के पास करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो सीरीज में आप देखें कि हमारे पास जो करंट पास करेगा वो हमारे पास तीनों में से एक ही सेम करंट पास करेगा। और सीरीज के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर हमारे पास जो करंट है वो लीड करता है। तो अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कैपेसिटर के अंदर मेरे पास जो करंट है वो लीड करेगा और जो वोल्टेज है वो लैग करेगा। जबकि रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों क्या थे, इन फेज। इसी तरीके से अगर मैं इंडक्टर की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए देखूं तो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो लीड करता है और जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है। तो जब इन तीनों को आपस में कंबाइन अटैच करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो करंट और वोल्टेज है एक किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। और हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली बिहेव कर रहे होते हैं। तो हम लोग इनका भी आपस में देखेंगे रिलेशन, कैसे दोनों बिहेव कर रहे हैं। अगर इस वक्त मैं सर्किट की नेट इंपीडेंस देखूं तो इस वक्त सर्किट की जो नेट इंपीडेंस है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब यह माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर एक की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी तो उस वक्त दूसरे कंपोनेंट की रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो सर्किट के अंदर जब नेट इंपीडेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास यहां पर एक्सएल माइनस एक्सी आएगा। तो ये मेरे पास इस वक्त सर्किट की नेट इंपीडेंस का फार्मूला आ गया। अब अगर मैं इस वक्त इन तीनों की जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि रेजिस्टर के लिए तो उसकी रेजिस्टेंस, करंट अगर मैं इस तरफ लूं तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इन फेज होगी। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड करता है, तो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी लीड करेगी। तो एक्स एल मेरे पास अपवर्ड आ गया और XC जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, वो डाउनवर्ड आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। और ये रिएक्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के साथ दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। अब अगर मैं एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को यहां पर चेंज करूं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। और हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर जो एसी सोर्स हम यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज कर दूं तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड 40 हो गए। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 30 करूं तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट 30 हमारे पास हो गए। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आप एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किट के अंदर जितनी रेजिस्टेंस पहले थी उतनी ही रेजिस्टेंस रहेगी। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है उसका फार्मूला होता है 1/2πfc। अब यहां पर जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था कि इंडक्टर के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इंडक्टेंस के, रिएक्टेंस के। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से एक रिएक्टेंस बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हम बारी बारी यहाँ पे चेक करेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे तो इस सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा, और जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इस सर्किट की नेट इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देता हूं एट लो फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी को मैं डिक्रीज करूंगा तो देखें फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज होगी तो जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे पास जो रिएक्टेंस है किसकी, इंडक्टर की, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो XC इज ग्रेटर देन XL, तो जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो इंक्रीज कर जाएगी, किससे, इंडक्टर की रिएक्टेंस से। तो हम क्या कहेंगे, हेंस कैपेसिटेंस डोमिनेट। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। और अगर यहां पर मैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ये देखिएगा, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब यहां पर क्योंकि XL की वैल्यू अगर आप पहले देखें तो पहले लार्ज थी, लेकिन अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को लो कर दिया तो XL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और XC हमारे पास क्या हो गया, वो लार्ज हो गया। तो XC की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लार्ज होगी। तो आप देखें सर्किट डायग्राम में जो रिएक्टेंस थी हमारे पास XL वो स्मॉल हो गई, और जो रिएक्टेंस थी XC वो हमारे पास लार्ज हो गई। तो हम फिर क्या कहेंगे कि एट लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, और वो इतनी स्मॉल हो जाएगी कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। तो हम उस वक्त क्या कहेंगे कि एट लो फ्रीक्वेंसी, के लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट में सिर्फ दो ही कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो तो बहुत स्मॉल हो गई, तो उसका जो इफेक्ट है सर्किट में वो मिनिमम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर इंडक्टर को रिमूव भी कर दें या इसकी रिएक्टेंस को हम इग्नोर भी कर दें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, के लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर द RLC सर्किट बिहेव लाइक RC सर्किट। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो RLC सर्किट था वो कैसे बिहेव करेगा, RC सर्किट। और जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है हमने उसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी जो रिएक्टेंस थी बहुत ही स्मॉल थी लो फ्रीक्वेंसी पे, तो हमने उसे निगलेक्ट कर दिया। तो लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, RC सर्किट। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी को हाई करता हूं। जब मैं फ्रीक्वेंसी को हाई करूंगा तो देखिएगा जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पर अगर आप देखें कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गई, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस थी वो हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इंडक्टर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस थी वो बढ़ जाएगी। तो ये रिएक्टेंस इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि अगर हम लोग इसकी रिएक्टेंस को निगलेक्ट भी कर दें तो सर्किट की जो ओवरऑल इंपीडेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करें तो XL इज ग्रेटर देन XC। तो जो XL है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, किससे, XC से। तो उस वक्त इंडक्टेंस जो है वो डोमिनेट करेगी। तो हम फिर क्या कहेंगे कि एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट विल बिहेव एज RL सर्किट। सर्किट कैसे बिहेव करेगा, RL सर्किट बिहेव करेगा। जो कैपेसिटेंस है उसका इफेक्ट मिनिमम हो गया, तो हम लोग उसके इफेक्ट को अगर निगलेक्ट भी कर दें तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट विल बिहेव एज
FRL सर्किट। और अगर यहाँ पे मैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसको ड्रॉ करूँ तो देखिएगा, देखिए रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस थी उसकी रिएक्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो गई, XC स्मॉल हो गया और XL जो है वो मेरे पास लार्ज हो गया। तो मेरे पास ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गई कि जब फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो हमारे पास XC स्मॉल हो जाएगा और XL लार्ज आ जाएगा। तो इतना स्मॉल है कि हम लोग इसके इफेक्ट को अगर निगलेक्ट भी कर दें तो हमारे पास सर्किट में नेट जो वोल्टेज है और जो नेट इम्पीडेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी को लो किया तो हमारे पास कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस थी वो डोमिनेट कर रही थी, और जब मैंने फ्रीक्वेंसी को हाई किया तो इंडक्टर की रिएक्टेंस डोमिनेट कर रही थी। लेकिन दरमियान में इन दोनों के कोई एक ना एक फ्रीक्वेंसी तो ऐसी होगी जिस पर इन दोनों की जो रिएक्टेंस है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस दोनों आपस में इक्वल हो जाए, हम उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और अब हम देखते हैं कि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है हमारे सर्किट को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास XL और XC दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को FR या ओमेगा R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी तो हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बाकी रह जाएगी और वो हमारे पास किसकी होगी, रेजिस्टर R की। क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई और एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट है वो सिर्फ रेजिस्टिव होगा, क्योंकि बाकी दोनों जो फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास सर्किट विल बिहेव एज रेजिस्टिव। और रेजोनेंस के ऊपर अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टिव की जो रेजिस्टेंस है सिर्फ वो लाइन आएगी। तो अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL और XC दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, और XL जो है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई FL और XC की जो वैल्यू है वो है 1/2 पाई FC। अब यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां फ्रीक्वेंसी को दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो मेरे पास ये इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा F स्क्वायर, और ये 2 पाई जो है इसको अगर मैं इधर भेजूं तो इस 2 पाई से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्क्वायर LC आ गया। अब यहां पर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं। अब यहां पर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ये FR आ गया, और यहां पर 4 पाई स्क्वायर मेरे पास है, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी होगी 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर इस फार्मूले की मदद से जब भी मुझे सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं इस फार्मूले के अंदर उस इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को पुट करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लूंगा। अब एक MCQ यहां पर आता है कि 1/√LC का यूनिट क्या है। अब इसका यूनिट देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर आप इस फार्मूले में देखें तो ये 2 पाई जो है इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई 1/√LC। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी का यूनिट होता है वही राइट हैंड साइड का यूनिट होता है, तो हम लोग कहेंगे कि 1/√LC जो है इसका यूनिट भी क्या होगा,
हर्ट्ज होगा। तो हमारे पास इसका यूनिट फिर क्या आ गया कि 1/√LC इज इक्वल टू हर्ट्ज। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो फिर LC का यूनिट क्या होगा, तो आपने यहाँ से इसको क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया और आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो जब आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज होता है या पर सेकंड होता है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो यहाँ से जब मैं इसका भी रेसिप्रोकल लूँ तो पर सेकंड है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। तो अगर मेरे पास वैल्यू आए √LC तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। और अगर 1/√LC आए तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स लास्ट में अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं RLC सीरीज सर्किट की। तो हमारे पास देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, FR 1/2π√LC। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने पढ़ा कि जो दोनों रिएक्टेंस थी उन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बची। तो जो नेट इंपीडेंस है सर्किट की वो किसके इक्वल है, रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस के ऊपर सर्किट की जो नेट इंपीडेंस है वो किसके इक्वल है, R के। तो एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज रेजिस्टिव, कि रेजोनेंस के ऊपर जो सर्किट की इंपीडेंस है वो क्या होगी, रेजिस्टिव होगी, Z इज इक्वल टू R। अब अगर इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टिव है तो रेजिस्टिव में हमने क्या डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट ये दोनों इन फेज होते हैं। तो यहां पर जो एंगल होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान वो कितना होगा, 0 होगा। तो फिर हम क्या कहेंगे कि एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। और अगर इन फेज है तो हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 0 होगा। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो पावर फैक्टर हमने कहा था कि जो पावर फैक्टर है वो हम लोग कोस थीटा को कहते हैं। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, पावर के फार्मूले से कैलकुलेट किया था, P इज इक्वल टू VI कोस ऑफ थीटा। और हमने कहा था जो VI है ये हमारे पास यहाँ पर पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर जब कोस 0 पुट करूंगा तो कोस 0 कितना आएगा, 1। और याद रखिएगा कोस अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है। तो यानी कि पावर फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। हम क्या कहेंगे कि एट रेजोनेंस पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने देखा कि सर्किट के अंदर जो 2 रिएक्टेंस थी उन्होंने कैंसिल कर दिया और सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस बच गई। तो फिर हम क्या कहेंगे कि रेजोनेंस के ऊपर जो इंपीडेंस है वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज मिनिमम। तो रेजोनेंस के ऊपर जो सर्किट की इंपीडेंस है वो मिनिमम होगी। तो जब सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम है तो रेजोनेंस के ऊपर सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा। तो एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। अब अगर मैं करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपको पता है कि जब फ्रीक्वेंसी लो थी तो हमारे पास जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस थी वो डोमिनेट कर रही थी। तो हमारे पास उस वक्त सर्किट का जो करंट था वो मिनिमम था। लेकिन जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस थी वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू होगी। तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद एक खास पॉइंट के बाद वैल्यू दोबारा डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास देखें एक खास फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है और वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम शो हो, मैक्सिमम करंट आए, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद सर्किट के अंदर जो इंडक्टर की रिएक्टेंस थी वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो हमारे पास करंट फिर से क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले सर्किट जो था वो कैसे बिहेव कर रहा था, वो RC सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा था। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद सर्किट कैसे बिहेव कर रहा था, RL के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो आपने देखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले हमारे पास करंट मिनिमम है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद भी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर में बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज, कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वो लार्जर देन हो सकता है सोर्स वोल्टेज से, या हम कहें कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस वो लार्जर हो सकता है किससे, सोर्स वोल्टेज से। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने जितने भी केसेस पढ़े हमने कहा कि कोई भी वैल्यू जो है कंपोनेंट की जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने पीछे से 5 वोल्ट प्रोवाइड किए हैं और आगे हमारे पास 6 वोल्ट यूज हो गए। तो इससे पहले तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हैं, ये दोनों चार्जेस को स्टोर कर लेती हैं। तो रेजोनेंस के ऊपर जब यहाँ पर चार्जेस स्टोर होंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो लार्जर हो सकता है किससे, सोर्स वोल्टेज से, क्योंकि इन्होंने चार्जेस को स्टोर किया हुआ है। इसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि चार्जेस को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर may be larger than the source voltage। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।